हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना स्टडी बिल्कुल क्लास 10 का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं अपने चैनल पर लेकर के आया हूँ नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका आज चैप्टर आगाज होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कोशिश करूँगा सारे चीज़ को डिस्क्राइब करने की। और चलिए हम एक एक चीज़ों पर बात करते हैं। थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम, हल्का सा ज़्यादा हो गया, चलिए ठीक है, इतना ही में ठीक रहेगा। तो चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है आपका यहाँ नियंत्रण एवं समन्वय है। और ये नियंत्रण एवं समन्वय आखिर जैसे नियंत्रण एवं समन्वय आपको पता होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए, कोई भी चीज़ पर आपको कंट्रोल होना चाहिए, एंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। तो हमारा जो शरीर है, एक्चुअली हमारा शरीर को नियंत्रण कौन करता है? तो हमारा मस्तिष्क है। हमें जो ब्रेन में कई तरह के पार्ट्स हैं, वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सारा चीज़ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। आइए, चैनल पर पहली बार वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़ रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए एक एक बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो संसार के सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप जितने भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़, जितने भी हमारे संसार में सभी जीव अपने आसपास जो भी चीज़ें होने वाले हैं सबके प्रति जो है सो क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रतिक्रिया अनुक्रिया होती है उससे क्या होता है? एक गति भी उत्पन्न होती है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे अगर हम मान के चलिए हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है, आप सभी को पता होगा। जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ को छूते हैं तो हमारा हाथ क्या लगता है? जलने लगता है। और हम तुरंत उसके प्रति जो है अनुक्रिया करते हैं, यानी रिस्पोंड करते हैं और हाथ को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। ये बात आपको होना चाहिए, इंट्रोडक्शन है, यानी वही हो गया अनुक्रिया, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ में। अगर कोई भी बातें अगर ऐसा होगा तो आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में कैसे समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो चलिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। यानी जो भी जंतु है, चाहे जिस तरह के भी जंतु हैं, सभी में समन्वय कैसे होता है? तो तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा होता है। चलिए, ग्राही क्या होता है? ग्राही, जिससे कि हम लोग रिसेप्टर कहते हैं, कोई भी चीज़ को रिसेप्ट करते हैं, ठीक है, ग्राही करते, ग्रहण करते हैं। तो देखिए, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, ग्राही कहलाते हैं। अगर पूछेगा ऐसे भी कि ग्राही क्या होते हैं, तो उसमें आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ग्राही कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए, ग्राहियों के प्रकार, ग्राही के कितने प्रकार होते हैं अब वो जान लेना। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। तो ग्राही निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपका क्या है? तो प्रकाशग्राही। इसमें क्या आ जाता है सबसे पहला नंबर में? तो आपका आ जाता है प्रकाशग्राही, यानी फोटो रिसेप्टर जिसको कह सकते हैं। तो ये प्रकाश क्यों जरूरी है? तो दृष्टि के लिए या आंखों के लिए, अगर आंख से आप किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रकाश होना जरूरी है। दूसरा है श्रावणग्राही, यानी फोटो रिसेप्टर, यानी जिसको हम लोग फोटो नहीं होगा, यहाँ आप कहिए तो हियरिंग रिसेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है, साउंड रिसेप्टर बोल सकते हैं। ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो ये आप लोग सुधार लेंगे। तो यानी सुनने के लिए आप क्या चीज़ है हमारे पास? यानी कान है। तीसरा क्या है आपका? रस संवेदी ग्राही, जिसको हम लोग गैस्ट्रोरेटरी रिसेप्टर कहते हैं, यानी स्वाद के लिए आप रस संवेदी, मतलब कोई भी चीज़ आप चखते हैं, जैसे खाते पीते हैं तो उसका स्वाद कैसे लेते हैं? तो उसके लिए आपको स्वाद के लिए जीभ की ज़रूरत है, यानी आप जीभ से कोई भी चीज़ टेस्ट का स्वाद का पता करते हैं। तीसरा है घ्राणग्राही, यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, यानी सूंघने के लिए नाक की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ को, आप कैसे दुर्गंध है या सुगंध है, किसी भी चीज़ को आप पता करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है नाक की।
पांचवा है स्पर्शग्राही, यानी आप थर्मोरिसेप्टर जिसको बोल सकते हैं, यानी ऊष्मा को महसूस करने के लिए या फिर ठंडा को महसूस करने के लिए, किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए आप त्वचा का मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हमारे जो भी हैं ये सभी ग्राह्य हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन्स में स्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू क्या होता है। तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है, और यह जो है सूचनाओं के विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के लिए यानी विशिष्टकृत यानी स्पेशलाइज्ड है। यानी दैट मीन्स हम लोग तंत्रिका तंत्र यानी जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक भी बोलते हैं। चलिए, तो ये क्या है, तो अब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक चित्र है जो तंत्रिका तंत्र का है। यहाँ देखिए ये बीच वाला भाग केंद्रक होता है, ये है ना द्रुमिका है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ें मतलब रिसिप्ट करता है, रिसेप्टर इसको कह सकते हैं। ये अगल बगल का जो पार्ट्स है जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये आपका कोशिका का ही है। यहाँ पर जो बीच में तंत्रिका जिसको अंग्रेजी में सिनेप्स भी बोल सकते हैं, आगे मैं इसका डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए तंत्रिका का अंतिम सिरा यही है, ये सूचनाओं को भी यहाँ से भी आपको क्या करता है, कनेक्ट करता है। तंत्रिका कोशिका का ये चित्र है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका के भाग, द पार्ट्स ऑफ नर्वस से, यानी तंत्रिका कोशिका का क्या क्या मतलब भाग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है ध्रुमाकृति सिरा, ये जिसको हम ध्रुमिका भी बोल सकते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, जहाँ सूचनाएं क्या हो जाती है, उपार्जित की जाती है। वहीं सूचनाएं जो है जहाँ ध्रुमाकृत होता है, ध्रुमिका होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर ध्रुमिका है, यहीं से सूचनाएं क्या की जाती है यानी उपार्जित किया जाता है, वहीं से मैंने प्राप्त किया जाता है। दूसरा है ध्रुमिका से कोशिका तक, फ्रॉम डेंड्राइट टू यानी साइटोप्लाज्म, जिससे होकर सूचनाएं क्या होता है विद्युत आवेग की तरह जो है सो यात्रा करती है। तीसरा आपका एक्सॉन, जहाँ जिसको एक तरह से जहाँ पर इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आवेग संचारित होता है। एक्सॉन यानी जिसको यहाँ पर एक्सॉन यानी यहाँ ये है तंत्रिका को, इसी को एक्सॉन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ, यानी प्रोपेगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू नर्व्स। देखिए सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक जो पहुँचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के यानी ध्रुमाकृति सिरे के द्वारा उपार्जित यानी एक्वायर्ड की जाती है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है, और यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काई तक जाता है। उसके बाद फिर तब क्या होता है, यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका का तक जाता है, फिर तब तंत्रिका यानी तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, और एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह आगे जो है संचारित हो सके। और ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान या फिर सिनेप्स, ठीक है, या सिनेप्टर द्वार भी कह सकते हैं, को पार करते हैं, और अगली तंत्रिका ध्रुमिका यानी दो गो तंत्रिका तंत्र के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहेंगे, को पार करते हैं, और अगली तंत्रिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। उसके बाद इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो जाती है। आगे देखिए सिनेप्स यानी सिनेप्टर द्वार क्या होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे हम सिनेप्स या सिनेप्टर दरार भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए यहाँ कुछ प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग इस पर विशेष पीडीएफ वगैरह पर विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो हम बता देंगे इसका लिंक। चलिए आप लोग देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना ही अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अगर मस्तिष्क ना भी काम करे, अगर उसमें हस्तक्षेप ना भी करे और अचानक अगर अनुक्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीवन की इच्छा के बिना ही होती है। आइए उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेते हैं। दूसरा, खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद सुई चुभाने पर हाथ को हट जाना इत्यादि, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। आप देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण।
तो सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब क्या होता है कि अपने इच्छा से होता है। वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हमको चलने का मन हो गया, बोलने का मन हो गया, लिखने का मन हो गया, बात करने का मन हो गया, तो ये सब मन है तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, इस पर अर्थात हमारा नियंत्रण है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है आपका, तो यानी ये ऐच्छिक क्रिया होता है। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है ये जानेंगे। तो ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती है, इसलिए इसका नियंत्रण हमारे सोचने वाला भाग यानी अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है, क्योंकि सोचने की क्षमता हमारे अग्र मस्तिष्क में ही होता है। आगे देखिए यहाँ पर देखता हूँ अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है, तो वे सभी क्रियाएं जो स्वतः होती रहती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हृदय का धड़कना हो गया, सांस का लेना हो गया, भोजन का पचना हो गया, ये सब अपने आप क्रियाएं होती है। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है या पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। आगे देखिए प्रतिवर्ती चाप, देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों को पता लगाने और निर्गम जो आ रहा है, क्या संकेत आ रहा है और क्या निर्गम हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए जो है सो किया जाता है। ठीक है। तो आगे देखिए निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ती क्रिया कैसे हो रही है, उसका मतलब कुछ चित्र दिखाया गया। संवेदी तंत्रिका है, ग्राही यहाँ से ग्रहण करते हैं, जैसे भाप उड़ रहा है त्वचा में यह टच करेगा, उसके बाद कार्यरत जो कैसे भुजा पेशी है यहाँ पर, फिर प्रेरक तंत्रिका है, इसमें भेज रहा है, मतलब यहाँ से यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा यहाँ जाता है, जाने के बाद ये मेरुरज्जु में मस्तिष्क के लिए भेज देता है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ रिप्लाई भी आता है। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है। तो चलिए ये सब फिगर है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयुक्तता के बारे में जानेंगे। तो देखिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ठीक है। तो वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल जो है न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या फिर अनुपस्थिति होता है, मतलब नहीं बराबर होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में परवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। हालांकि देखा जाए तो जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में जो है सो कार्य करता है। आगे देखिए अर्थात जंतुओं में जो सोचने की शक्ति बहुत कम या फिर लगभग नहीं के बराबर होता है, जिससे वे तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में जो है प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिखाते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। देखिए यहाँ पर मानव मस्तिष्क दिया है, मानव मस्तिष्क का कुछ चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क का ये चित्र है। तो मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। मानव मस्तिष्क क्या होता है उसके बारे में जानिए। तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अब यह मानव मस्तिष्क का भाग है। देखिए फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क जिसको प्रमस्तिष्क है, कपाल खोपड़ी का ये चित्र है, ऊपरीला भाग को देख सकते हैं। फिर मध्य मस्तिष्क का ये चित्र है, यहाँ पर पश्च मस्तिष्क है। ठीक है। पश्च मस्तिष्क में तीन चीज़ें हैं, पॉन्स, मेंडुला, अवलंगोटा होता है। ठीक है। फिर ये मेरुरज्जु के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ से हार्मोन स्रावित होता है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, आप लोग का चित्र आप लोग समझ सकते हैं। बेसिस क्लास 10th में इतना ही काफ़ी है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जान जाइए। आइए मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है जिसके ऊतक मेरुदंड यानी स्पाइन से होकर के मस्तिष्क से लेकर
कोशिकाक्ष यानी कोशिकाक्ष तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। आपको देखिए यहाँ पर मस्तिष्क, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाया गया है, आप लोग इंडिकेट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मस्तिष्क का चित्र है, मेरा एरो का साइन आप लोग को दिख रहा होगा। मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हैं, ये मेरुरज्जु है, पूरा बीच वाला जो पार्ट्स देख रहे हैं ये मेरुरज्जु है, आप लोग देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो हमारे यहाँ तक जुड़ा रहता है, बोन मेरो तक, यहाँ पर हड्डी तक है भाग। उसके बाद आगे चलिए इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है। तो देखिए फंक्शन, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन भी करते हैं। आइए इसका दूसरा काम है, ये पेशीय ऊतकों तथा पेशियों तक संदेश भेजते हैं। तीसरा, मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। चौथा है, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और पांचवा है, सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अगला है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, तो मानव खोपड़ी के वह भाग जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है, ठीक है। आगे देखिए मस्तिष्क आवरण क्या होता है, जिसको हम लोग मैनिंग्स बोल सकते हैं। मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना एक आवरण है जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ से भरा रहता है जिसे हम सेरेब्रो यानी स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का स्पेलिंग भी देख सकते हैं, कहते हैं। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। आगे देखिए CSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोल सकते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह मस्तिष्क आवरण के 2 परतों के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क आवरण शोथ से बचाता भी है। चलिए आगे देखते हैं मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य, द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन। आइए चलते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। फोर ब्रेन, यह सोचने वाला मुख्य भाग है। अगर देखा जाए तो मस्तिष्क क्या है, सोचने वाला भाग होता है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने, सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यह ऐच्छिक पेशियों के गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भूख से संबंधित भी केंद्र होता है, भूख लगना या ना लगना वो अग्र मस्तिष्क में ही, मतलब वहाँ पर से ही मतलब पता चलता है। देखिए यह अग्र मस्तिष्क यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसी का ये सब पार्ट्स है, तो यहीं पर भूख वगैरह लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए अगला जो है आपका दूसरा है मध्य मस्तिष्क। हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, जिसको हम मिड ब्रेन बोल सकते हैं। मिड ब्रेन क्या है, तो देखिए यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी शरीर के जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो सभी को क्या करता है, तो ये नियंत्रित करता है एक तरह से। आगे तीसरा है पश्च मस्तिष्क, जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को ही नियंत्रित करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित ये सब होती है। देखिए पश्च मस्तिष्क 3 केंद्रों से मिलकर बना है। पहला है अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरेबेलियम बोल सकते हैं, है ना। तो यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करती है। जैसे एक सीधी रेखा में चलना है तो चलिए, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना इत्यादि, ये सब पर कंट्रोल करता है। पॉन्स क्या है भैया, तो यह श्वसन क्रिया के नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेता है। ये आपका पॉन्स का काम है। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा ही नियंत्रित होती है। अब नर्वस सिस्टम के तंत्रिका तंत्र के कुछ भाग है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दे दिया है इस तरह से बना करके, ताकि दिमाग में जल्दी आप लोग को घुस जाए, तो आप लोग समझिए कोशिश। तंत्रिका नर्वस सिस्टम यहाँ चला, इसका कौन कौन भाग है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी 3 पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, सॉरी, मस्तिष्क जिसको ब्रेन, और इधर है क्या, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन 3 तरह का अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बोल सकते हैं। उसके बाद जब इधर आता है तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जिसमें हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम इसको बोल सकते हैं। 2 पार्ट्स में बट गया है। श्वास तंत्रिका तंत्र है,
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, और इसको हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये भी 2 पार्ट्स में बट गया है, संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्वस, यहीं से हम लोग का सब सेंस मिलता है। प्रेरक तंत्रिका तंत्र जिसको मोटर नर्वस बोल सकते हैं, और ये स्वायत्तक तंत्रिका तंत्र जो है 2 पार्ट्स में बट गया है ना, अनुकंपनीय तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद जिसको हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे 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 आगे, जस्ट मिनट, आपको आगे और ले चलता हूँ, कहीं मत जाइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे हम लोग कि पौधा में कैसे नियंत्रण एवं समन्वय होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जी। चलिए अब देखिए, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो आप सभी को पता है, देखिए पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, के द्वारा ही होता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। देखिए पादप 2 भिन्न प्रकार की गतियाँ मतलब दर्शाते हैं। पहला वृद्धि से युक्त होता है, जैसे वृद्धि से युक्त होने का मतलब हो गया ये कोई भी पेड़ पौधा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श से, जैसे कभी कभी आप छुई मुई के पौधों को आप लोग देखे होंगे तो छूते के साथ ही क्या हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। उसके बाद है दूसरा वृद्धि पर आश्रित, तो देखिए पौधे में होने वाली ये गतियाँ वे गतियाँ होती है जो पौधे के कायिक भाग में गति को दर्शाती है। जैसे प्रतान हो गया की गति, पौधे का प्रकाश की ओर गति, और जड़ों का जल की ओर गति, मतलब जो जिधर जिधर जो चीज़ मिलेगा वो उधर ही मतलब वो गति करेगा। आप ये चीज़ को समझ जाइए। वृद्धि से मुक्त गति है, ये वृद्धि से मुक्त था, और दूसरा है वृद्धि पर आश्रित है, तो शायद मैंने ये बता दिया। अब देखिए वृद्धि से मुक्त गति, जो वृद्धि से बिल्कुल अलग होगा, उसके बारे में कुछ और डिटेल बताते हैं। तो छुई मुई के पौधे में गति के बारे में, जब हम छुई मुई के पौधे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं या छूते हैं, तो अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने पत्तियों में गति करता है, और यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं आप लोग, पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया कैसे होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी जो है सो करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होती है। देखिए पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, बल्कि फिर भी वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति जो है सो बदल लेती है, और जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। दूसरा है वृद्धि पर आश्रित गति, जैसे प्रतान की गति हो गया। फिर अनुवर्तन गति, जिसमें क्या होता है अनुवर्तन गति में, प्रकाश अनुवर्तन, जिधर प्रकाश रहेगा उधर ही पेड़ पौधा जो है सो बढ़ना शुरू कर देते हैं। खिड़की पर रख दीजिएगा तो उधर ही कोई और बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं आएगा। गुरुत्वानुवर्तन, फिर रसायनानुवर्तन, ये चीज़ आप लोग समझते होंगे। जलानुवर्तन, ये चीज़ आपका इतना सारा चीज़ आपको इसमें जान लेना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो चलिए देखिए असाइनमेंट में है, देखिए स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण। देखिए स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्निर्भर क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, जिसको शुगर का बीमारी कहते हैं, तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। और जब रुधिर में स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। यानी ज़्यादा रुधिर में अगर स्तर, मतलब देखिए इस चीज़ को फिर से समझिए, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप रुधिर में, अगर आपके रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है, जो अग्नाशय होता है, तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। और जब रुधिर में स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है। अब देखिए हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होता है, तो देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं या पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए जंतुओं में हार्मोन का बनना। तो देखिए जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनता है। मनुष्य में अथवा जंतुओं में ग्रंथियों दो प्रकार की होती है जो निम्न है। क्या है भैया, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में क्या क्या आता है, तो नलिका वाहिनी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। जैसे पिनीलियल हो गया, पीनियल हो गया ग्रंथि, और प्यूटरी ग्रंथि हो गया, थायरॉइड ग्रंथि हो गया, फिर है पाराथायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया, अंडाशय हो गया, जिसको ओवरी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, मादाओं में, और वृषण में, नर में, ये सब इत्यादि है। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि में वे ग्रंथियाँ हैं जिनका स्रावन नलिका के बाहर होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जैसे यकृत हो गया, अग्नाशय और लाइक्रिमल ग्रंथि आदि। अब देखिए फाइटो हार्मोन या फिर जिसको हम लोग पादप हार्मोन भी कहते हैं, तो ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो लिखना चाहिए, जो पादपों में नियंत्रण तथा समन्वय का कार्य करते हैं, फाइटो हार्मोन या फिर पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये पहला नंबर में देखिए यहाँ पर एक ऑक्सिन होता है, ठीक है, ऑक्सिन का AUXINS ऑक्सिन्स। तो ये क्या करता है कि पहला नंबर ये पौधे की कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को बढ़ावा करता है, जिससे कि पौधे बढ़ते हैं। दूसरा ऑक्सीजन फलों की वृद्धि को जो है, ऑक्सिन क्या करता है कि वृद्धि को बढ़ावा भी देता है, फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और तीसरा कोशिका की लंबाई में वृद्धि भी करता है। दूसरा है जेबरिलिन, जिसको जेबरिलिन का स्पेलिंग देख लीजिए, जे है ना, स्पेलिंग यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं जेबरिलिन का स्पेलिंग कैसे है। देखिए ऑक्सिन की उपस्थिति में जेबरिलिन पौधे में कोशिका विवर्धन तथा कोशिका विभेदन को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन यानी ब्लज व पादप भेद, ठीक है, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, फलों को खिलने में भी सहायता करते हैं। चौथा है एबेसिक अम्ल, जिसको क्या होता है, जैसे पौधों में वृद्धि को रोकता है, नियंत्रित करता है। फिर है पौधे में जल ह्रास को नियंत्रित करता है। तीसरा है पौधों में प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित भी करता है। पांचवा देखिए इथिलीन है, यह फलों को पकने के लिए जो है प्रेरित करता है, पादप पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, तनों को फूलने में सहायता भी करता है। अब कुछ देखिए, इससे कुछ आपका प्रश्न है, एक्सरसाइज का है, तो देख लीजिए। तंत्रिका कोशिका को उस भाग का नाम लिखिए, तो जहाँ सूचनाएं उत्पादित की जाती है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, तथा ये 2-3 को क्वेश्चन ढुका दे जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सकता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और कोई अगर ऐसा चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। कुछ कमी होगा, कुछ ऐसा चीज़ें होगा जो छोटा होगा। मैं रेगुलर वीडियो लेकर के तो इस चैनल पर नहीं आता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँ, ताकि आपका स्टडी मतलब आगे इसी तरह से कंटिन्यू बना रहे और मेरा भी मतलब आगे। और देखिए आप कंटिन्यू हम
कब लेकर कब वीडियो आएंगे। जब आप लोग सेशन को लाइक जब तक नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मुझे भी वीडियो बनाने में ख़राब लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो कोई पसंद ही नहीं करता है, कोई देखता ही नहीं, तो फिर क्यों वीडियो बनाऊँ। अगर ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मतलब बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री पॉकेट में आपको अगर कुछ मिल रहा है तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।